हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण। अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण होती क्या है? इसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक भाग लेता है उसके प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a को नियत माना जाए तो समय t1 पर सांद्रता परिवर्तन होगा a माइनस x1। कितना होगा? a माइनस x1। और समय t2 पर सांद्रता परिवर्तन होगा a माइनस x2। ठीक है, तो समाकलित वेग समीकरण से हम लिख सकते हैं, समाकलित वेग समीकरण से, समाकलित वेग समीकरण है हमारी k1 बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। ठीक है, अब हम t निकाल सकते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन k1 log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। ठीक है, तो t1 की बात कर रहा है तो t1 पर हो जाएगा 2.303 अपॉन k1 log a अपॉन a माइनस x1। और t2 पर बात कर रहा है तो हो जाएगा 2.30, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2.303 अपॉन k2 या k1 log a अपॉन a माइनस x2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा देते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखते हैं घटाने पर क्या होता है। समीकरण 2 है t2 माइनस t1 बराबर, ये नियत है तो इसको बाहर ले लेते हैं कॉमन, 2.303 अपॉन k1 log बेस 10 a अपॉन a माइनस x2 माइनस ये हो जाएगा log बेस 10 a अपॉन a माइनस x1। ठीक है, तो ये हो गया वही log a अपॉन log b, तो इसको अपन लिख सकते हैं t2 माइनस t1 बराबर 2.303 अपॉन k1 log बेस 10 a अपॉन a माइनस x1 x2 अपॉन a माइनस x1। ठीक है, ऐसे क्या हो गया कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1 बराबर 2.303 अपॉन k1 log बेस 10 a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। अब इससे हम वज्रगुणा कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 बराबर k1 इंटू t2 माइनस t1 अपॉन 2.303। ठीक है, अब हम बात करेंगे t2 माइनस t1 और a माइनस x के बीच के ग्राफ की। तो एक सीधी रेखा शून्य कोटि की अभिक्रिया के समान ग्राफ प्राप्त होता है जिसका वेग स्थिरांक k1 अपॉन 2.303 के बराबर पाया जाता है। तो यहाँ पर जब हम ग्राफ खींचे किस किस के बीच में, a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 और t2 माइनस t1, तो ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त होता है और जिसका स्लोप निकाला जाए तो ये कौन थीटा, ये a b और c, तो यहाँ पर जब tan थीटा निकाला जाएगा तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ab अपॉन bc बराबर ये हो जाएगा डेल x और ये हो जाएगा डेल t, तो ये हो जाएगा डेल x अपॉन डेल t बराबर k1 अपॉन 2.303, इसके बराबर आएगा, जिसके k1 अपॉन 2.303 अपॉन k1। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा 2.303 अपॉन k1 के बराबर पाया जाता है। ठीक है, माइनस करेंगे तो माइनस में करेंगे तो ऊपर k1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2.303। तो इस प्रकार से ये अंतराल समीकरण प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए निर्धारित होती है। अब हम बात करते हैं शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं और प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं
शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं, देखो सभी गैसीय अभिक्रियाएं शून्य कोटि की मानी जाती है, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि एक प्रयोगात्मक राशि है। कैसी है? प्रयोगात्मक, जो प्रैक्टिकल से सिद्ध की हुई है, प्रयोगात्मक राशि मानी जाती है, जो प्रैक्टिकल से सिद्ध की हुई है। तो यानी कि अभिक्रिया की कोटि जो होती हैं वो पहले से ही प्रयोग प्रैक्टिकल से निर्धारित होती है, जिसमें शून्य कोटि की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो सभी गैसीय अभिक्रियाएं होती है, जैसे H2 प्लस में Cl2, H प्रोटॉन 2HCl। इसी प्रकार फोस्फीन का विघटन होता है मोलिब्डेनम और उच्च दाब पर, तो 2-फॉस्फीन प्लस में 3H2। इसी प्रकार अमोनिया का विघटन होता है मोलिब्डेनम और उच्च दाब पर, तो यहां पर बनता है N2 प्लस में 3H2। तो ये सारी अभिक्रियाएं किसकी होती हैं? शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रकार H2 प्लस में Br2, रिवर्सिबल 2HBr, ये सारी अभिक्रियाएं किसकी मानी जाती हैं? शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं मानी जाती हैं। ठीक है, तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बोर्ड पर लिख के दिखाई है ये सारी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कोई शून्य कोटि की 2 रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, तो 4 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो जीरो ऑर्डर को प्रदर्शित करती हैं। यानी कि सारी गैसीय अभिक्रियाएं होती हैं वो जीरो ऑर्डर की मानी जाती हैं, शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं मानी जाती हैं। ठीक है, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करते हैं तो प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया में एक तो एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन पहले नंबर की है। एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन H2O, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इससे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH, एक तो मोल बनता है एसिटिक एसिड का और दूसरा मोल बनता है एथेनॉल का। तो ये एक जीरो ऑर्डर प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया मानी जाती है, क्योंकि इसमें अभिक्रिया वेग जो होता है dx/dt वो समानुपाती होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 के। यानी कि संपूर्ण रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? एथिल एथेनोएट की सांद्रता पर, एथिल एथेनोएट की सांद्रता पर। इसी प्रकार अमोनियम नाइट्राइड का विघटन NH4NO2 का तापीय विघटन कराया जाता है, NH4NO2 का तापीय विघटन कराया जाता है, तो N2 प्लस में 2H2O का निर्माण होता है। ये भी एक प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड कर रहा है? अमोनियम नाइट्राइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी प्रकार और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे N2O5 का तापीय विघटन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका नाम विघटन होता है तो ये बनता है 2N2 और प्लस में 5O2। ये भी अपने आप में संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करता है? डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, अभिक्रिया वेग संपूर्ण एथिल एथेनोएट की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसी की कंसंट्रेशन में परिवर्तन होता है तभी जाकर एसिटिक अम्ल और एथेनॉल का निर्माण होता है, एथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, और इसी प्रकार अमोनियम नाइट्राइड का तापीय विघटन भी एक प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, और N2O5 का तापीय विघटन भी प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। और इच्छु शर्करा का तापीय विघटन कराया जाए, इच्छु शर्करा का जल अपघटन, यानी कि इच्छु शर्करा है C11 C12H22O11, ये इच्छु शर्करा होती है। इच्छु शर्करा में ये शर्करा सुक्रोज भी हो सकती है, माल्टोज भी हो सकती है और लैक्टोज भी हो सकती है। तीनों का जब जल अपघटन कराया जाता है, एंजाइम अलग अलग होते हैं। सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, ध्यान रखना।
माल्टोज का माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, लैक्टोज का लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन। माल्टोज का माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, लैक्टोज का लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में और सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है, तो वो भी एक प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया मानी जाती है, इन्वर्टेज। तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये बनता है ग्लूकोज और ये बनता है फ्रक्टोज। तो ध्यान रखना, जब सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो एक तो ग्लूकोज का मोल बनता है और एक फ्रक्टोज का मोल बनता है। क्लियर? ठीक है। तो ये सारी रासायनिक अभिक्रिया किसकी थी? प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न ये आता है, कोई प्रथम कोटि की कोई दो रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, या शून्य कोटि की कोई दो रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, या अंतराल समीकरण के आधार पर प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए ग्राफ दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो दी एंड हो जाता है, क्योंकि न्यू सिलेबस जो आपका बोर्ड ने जनरेट किया है वो कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर आपका यहाँ पर आकर कंप्लीट पूर्ण रूप से हो जाता है। अब मैं इसमें एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, उस न्यूमेरिकल पर ध्यान देना। माना एक रासायनिक अभिक्रिया है, ए के संदर्भ में तो वो प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की है, ए के संदर्भ में तो वो द्वितीय कोटि की है, और बी के संदर्भ में वो तृतीय कोटि की है, तृतीय कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया वेग क्या होगा भाई? dx/dt समानुपाती, ए के संदर्भ में तो वो द्वितीय कोटि की हो गई, बी के संदर्भ में वो तृतीय कोटि की हो गई। अब उसमें दो पॉइंट बनवाता है वो, यदि अभिकारक बी की सांद्रता, यदि अभिकारक बी की सांद्रता 3 गुणी कर दी जाए, 3 गुणी कर दी जाए, तो वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा? के ए की कंसंट्रेशन कितना है? 2 गुना, और बी की कंसंट्रेशन कितना गुणा कर दी जाए? 3 गुणा कर दी जाए, तो 3 बी का कितना हो गया? क्यूब। तो 3 तिया कितना हो गया? 9। तो अभिक्रिया वेग कितना हो जाएगा भाई? अभिक्रिया वेग हो जाएगा 9 गुणा ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है। तो अभिक्रिया वेग कितना गुणा हो जाएगा? 9 गुणा हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार बात करता है वो, यदि अभिकारक ए की सांद्रता 2 गुणी कर दी जाए तो वेग स्थिरांक कितना हो जाएगा? 4 गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुणा हो जाएगा। इस प्रकार का कोई न्यूमेरिकल प्रश्न आता है तो आप आराम से हल कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिलेबस, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है जो अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।